स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं प्रीतम पेड्रो वेब सीरीज को। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो सीरीज की शुरुआत होती है कुछ बुरखेधारी औरतों से जो कि एटीएम में आती है एटीएम को चुराने के लिए। दो औरतें यहाँ पर एटीएम को उखाड़ रहे थे तो वही दो औरतें बाहर नजर रख रही थी। लेकिन जब उन्हें ऐसा लगा कि ये एटीएम उखड़ नहीं सकता है तब उन्होंने सोचा कि इस एटीएम को अपने साथ ले जाना ही ठीक होगा। तब वो इस एटीएम को अपनी कार से बांधते हैं और इस एटीएम को उखाड़ कर अपने साथ ले जाते हैं। और ये सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि हम प्रीतम और उसके दादाजी को देख पाते हैं जो कि पुलिस स्टेशन आए हुए हैं। दरअसल में प्रीतम के दादाजी का टेप रिकॉर्डर चोरी हो चुका है और इसीलिए वो यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए हैं। लेकिन पुलिस स्टेशन का कांस्टेबल कहता है कि आपका टेप रिकॉर्डर सिर्फ 500 रुपए का है, लेकिन कल रात 28 लाख रुपए का एटीएम जो है वो चोरी हो चुका है। तब प्रीतम कहता है कि इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई चीज 5 रुपए की हो या फिर 5 करोड़ की, आपका काम ढूंढना है इसलिए आपको हमारा टेप रिकॉर्डर ढूंढना ही पड़ेगा। लेकिन कांस्टेबल उनसे बदतमीजी से बात करता है और उन्हें यहाँ से जाने के लिए कह देता है। तब प्रीतम अपने दादाजी को बाहर छोड़ता है और उनसे कहता है कि वो घर चले जाए। और प्रीतम जो है वो वापस कांस्टेबल के पास आता है। लेकिन इस बार प्रीतम जो है वो उनसे ठीक ढंग से बात नहीं करता। वो उनसे कहता है कि आपको हमारा टेप रिकॉर्डर ढूंढना ही पड़ेगा क्योंकि उस टेप रिकॉर्डर में मेरी दादी की आवाज है और वो आवाज सुनने के बाद मेरे दादाजी हमेशा खुश रहते हैं। प्रीतम कहता है कि एटीएम में जरूर 28 लाख रुपए थे जो कि चोरी हो गए, लेकिन मेरी दादी की वॉइस जो है वो उस 28 लाख से भी ज्यादा कीमती है, इसलिए आपको वो टेप रिकॉर्डर ढूंढना ही पड़ेगा। इतना सुनने के बाद कांस्टेबल को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो लोग प्रीतम को जेल में डाल देते हैं। थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर पेड्रो नाम के पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं और पेड्रो ही कल रात के एटीएम चोरी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उन्होंने छोटी छोटी बारीकियां चेक की है लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार एटीएम को कौन अपने साथ लेकर गया है। बीच बीच में प्रीतम यहाँ उनसे कह रहा था कि मुझे 15 मिनट दो, मैं 15 मिनट में ढूंढ निकालूंगा कि आखिरकार एटीएम किसने चुराया है, बस मुझे यहाँ से निकाल दो। तब पेड्रो को गुस्सा आ जाता है और वो प्रीतम को बाहर निकालता है और कहता है कि हमने तुझे 15 मिनट दिए और अब तू पता करके बता कि आखिरकार एटीएम किसने चुराया है। पेड्रो कहता है कि हमारी एक साइबर सेल की टीम है, लेकिन वो घंटों लगे रहते हैं, इसके बावजूद वो किसी भी मुजरिम को आज तक नहीं पकड़ पाए हैं और इससे लग रहा है कि ये 15 मिनट में उन मुजरिमों को पकड़ लेगा। तभी हम देखते हैं कि प्रीतम ने अपना कमाल दिखा दिया था। उसने 4 लोगों की फोटो निकाली और बताया कि बुरखे में औरतें नहीं बल्कि 4 आदमी थे, जिनमें से एक की शादी है, पैसों की कमी थी, इसलिए इन्होंने चोरी करने का प्लान बनाया था। प्रीतम ने एग्जैक्ट लोकेशन भी बता दी थी कि आखिरकार एटीएम कहां पर है। तब सारे पुलिस वाले उस जगह पर जाते हैं और जांच करने लगते हैं। वहां पहुंचने के बाद पेड्रो ने देखा कि यहाँ सचमुच ही एटीएम है और पैसे एटीएम से गायब है। अब उन 4 लोगों के बारे में मालूम तो चल ही गया था, इसलिए उन्हें ढूंढना अब इतना मुश्किल भी नहीं था। जब वो उनके घर पहुंचे तो पता चला कि उन्हीं में से एक आदमी की आज शादी है और तीनों ही यहाँ पर बाराती बनकर नाच रहे थे। ये सारी चीजें पेड्रो ने देख ली थी और अब पेड्रो जो है वो उन लोगों के पीछे पड़ जाता है उन्हें पकड़ने के लिए। उन 4 लोगों को पकड़ लिया जाता है और अब पेड्रो जो है वो वापस अपने पुलिस स्टेशन आता है जहां वो प्रीतम से कहता है कि आखिरकार तूने ये सब कुछ किया कैसे। प्रीतम कहता है कि घर पर दादाजी अकेले होंगे इसलिए मुझे घर जाना पड़ेगा। तब पेड्रो कहता है कि चल मैं तुझे छोड़ता हूँ। दरअसल में पेड्रो को ये जानना है कि आखिरकार प्रीतम ने 15 मिनट में उन सारे चोर की इन्फॉर्मेशन कैसे निकाली। तब प्रीतम बताता है कि ये चोरी लगभग 2 से 3 बजे रात को हुई थी। उसने एक सिग्नल टावर को हैक किया जिनमें 20 लोगों के नाम सामने आए थे जो कि कॉल पर बात कर रहे थे, लेकिन 4 लोग ऐसे भी थे जो कि आपस में ही बात कर रहे थे। और एटीएम को चुराना मतलब कि एक बड़ा काम जो कि कोई 1 या 2 इंसान मिलकर नहीं कर सकता, ये काम जरूर 4 लोग ही कर सकते हैं, इसलिए मुझे इन पर डाउट हुआ। फिर जब इनके नंबर मिले तो मैंने इन्हें सोशल मीडिया पर सर्च किया। सोशल मीडिया पर जाने के बाद मालूम चला कि इन्हीं में से एक की शादी है और इन्हें पैसों की भी जरूरत है। तब मेरा डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया और मुझे पता चल गया कि इन्हीं लोगों ने चोरी की है। प्रीतम कहता है मैंने कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया बल्कि थोड़े से कॉमन सेंस का यूज किया और आज ये सारे चोर तुम्हारे सामने हैं। थोड़ी देर के बाद ही पेड्रो के पास डीजीपी सर का कॉल आता है और डीजीपी सर पेड्रो को बताते हैं कि तुम्हें तुरंत ही मिनिस्टर के घर जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ मिनिस्टर की पत्नी का मोबाइल फोन जो है वो चोरी हो चुका है। तब पेड्रो तुरंत ही
मिनिस्टर के घर पहुंचता है और वहां जाकर पीए से पूछताछ करने लगता है। पेड्रो वहां जाते से ही पीए को बता देता है कि देखो ये मोबाइल फोन जो है वो चोरी नहीं हुआ है, बल्कि ये मोबाइल फोन जो है वो घर में ही कहीं कोने में है। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर मिनिस्टर का बेटा विनी आता है। विनी से यहाँ पर पेड्रो थोड़ी बात करता है। विनी के हाथ के अंगूठे के पास ही जलने का निशान था। जब उससे पूछा जाता कि आखिरकार ये कैसे हुआ तो विनी बताता है कि ये फायर क्रैकर्स की वजह से हुआ है। और जब वो मोबाइल फोन की बात करता है तो विनी यहाँ से भाग निकलता है। तो यहाँ पर पेड्रो कहता है कि मोबाइल फोन इसी विनी के पास है, अगर मुझे 5 मिनट दे दिए जाए विनी के साथ तो मैं ये पता कर सकता हूँ। अब ये बात पीए को जब मालूम चली तो पीए तुरंत ही मिनिस्टर के पास गया और उन्हें ये सारी बात बताई कि पेड्रो जो है वो विनी को इंटेरोगेट करना चाहता है। ये सुनने के बाद मिनिस्टर को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पेड्रो को खूब चिल्लाने लगते हैं कि आज तुम मेरे बच्चे से पूछताछ करोगे, कल मेरी बीबी से करोगे। अगर तुम्हें काम करना नहीं आता है तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारा किसी अच्छी जगह ट्रांसफर करा दूंगा। तब पेड्रो को समझ आ गया था कि दीवार पर सर मारने से कुछ नहीं होगा। वो एक मोबाइल शॉप पर जाता है और वहाँ मिनिस्टर की पत्नी का जो मोबाइल फोन है ना, उसी कलर का मोबाइल लेकर आ जाता है। अब उसे एक चोर की भी जरूरत थी। अब कल रात एटीएम चोरों ने जो चोरी की थी उन्हीं में से एक चोर को यहाँ पर पेड्रो जो है वो हायर कर लेता है और कहता है कि तुझे मिनिस्टर के सामने बस ये बताना है कि मैंने मोबाइल की चोरी की है। अगर तूने इतना बोल दिया तो मैं जेल में तेरा स्पेशल ट्रीटमेंट करवाऊंगा। चोर भी मान जाता है और अब पेड्रो जो है वो मिनिस्टर के घर पहुंच चुका था। उसने बताया कि यही वो चोर है जिसने तुम्हारी पत्नी का मोबाइल चुराया है। लेकिन तभी मिनिस्टर पेड्रो को मोबाइल देते हुए कहता है कि उसकी पत्नी का मोबाइल जो है वो मिल चुका है, जो कि यहीं पर मौजूद था, वो घर में ही किसी कोने में था। और अब मिनिस्टर यहाँ पेड्रो को चिल्लाता है कि आखिरकार तुम एक मिनिस्टर को बेवकूफ बना रहे थे तो फिर एक आम जनता को तुम कितना बेवकूफ बनाते होगे। मिनिस्टर ने यहाँ पर पेड्रो को बहुत सुनाया था और अब मिनिस्टर पेड्रो से कहते हैं कि तुम्हारे पुलिस स्टेशन में मिनिस्ट्री से एक कॉल आएगा, उसे जरूर उठा लेना। इतना सुनने के बाद पेड्रो अपने घर चला जाता है। पेड्रो को एक बात तो समझ आ चुकी थी कि या तो उसे सस्पेंशन मिलेगा या फिर उसे एक ऐसी जगह ट्रांसफर मिलेगा जहां उसने सोचा भी नहीं था। और तभी कांस्टेबल जयंत का कॉल आ जाता है और वो पेड्रो को बताते हैं कि उसका ट्रांसफर हो चुका है, वो भी किसी इलाके में नहीं बल्कि हमारे ही शहर में साइबर सेल के ऑफिस में। तो जो इंसान क्राइम ब्रांच के लिए बना है उसे साइबर सेल का हेड बना दिया जाता है। लेकिन सच कहूं तो पेड्रो को साइबर क्राइम के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि कीबोर्ड पर लिखे अल्फाबेट भी उसे ढूंढने पड़ते हैं और उसे समझ आ गया है कि ये काम उसके बस का तो नहीं है। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ एक बंदा आता है जो कि एफआईआर दर्ज कराना चाहता है। वो बताता है कि किसी ने मेरे सर्वर पर अटैक किया है और अटैक का नाम सुनते ही पेड्रो को ऐसा लगता है कि किसी आदमी ने इस बंदे के ऊपर अटैक किया है। इसी वजह से वो उल्टी सीधी बातें करने लगता है और उस बंदे का दिमाग खराब हो जाता है कि इस बंदे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। लेकिन तभी पेड्रो के साथी ऑफिसर्स इस मामले को संभाल लेते हैं, क्योंकि वो इस ऑफिस में सालों से काम कर रहे हैं। लेकिन पेड्रो को समझ आ गया है कि वो ज्यादा दिन तक तो इस ऑफिस में नहीं रह सकता। इसी वजह से वो डीआईजी सर के पास जाता है और वो उनसे कहता है कि साइबर सेल उसे रास नहीं आ रहा है, उसे वापस क्राइम ब्रांच में डालो। लेकिन डीआईजी सर कहते हैं कि मिनिस्टर के घर पर जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद से बहुत टाइम लग सकता है तुम्हारा वापस क्राइम ब्रांच में आने में। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है और वो ऑप्शन ये है कि साइबर सेल में रहकर ही तुम्हें 2-3 कुछ स्ट्रॉन्ग केस को सॉल्व करना पड़ेगा, जिसके बाद ही तुम्हारा ट्रांसफर जो है वो क्राइम ब्रांच में होगा। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर पेड्रो कहता है कि ये तो मेरे लिए दाएं हाथ का काम है और वो तुरंत ही प्रीतम के पास जाता है और वो उनसे कहता है कि मुझे तेरी मदद चाहिए। पेड्रो ने प्रीतम से कहा था कि साइबर सेल के ऑफिस में मुझे तेरी मदद चाहिए, लेकिन प्रीतम कहता है कि मैं एक इंजीनियर था, लेकिन अब मैं वैक्यूम क्लीनर बेचने वाला एक साधारण सा इंसान हूँ और मैं ये हैकिंग वैकिंग छोड़ चुका हूँ, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तब पेड्रो कहता है कि अगर तू मेरी मदद नहीं करेगा तो दादाजी का टेप रिकॉर्डर भी नहीं मिलने वाला। तब यहाँ प्रीतम को ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पेड्रो जो है वो अपने घर पहुंचता है, जहां पर स्टेसी जो है वो बर्थडे मनाने का प्लान कर रही थी। वो यहाँ सजावट कर रही थी कि तभी पेड्रो के पास एक कॉल आता है जो कि एक जर्नलिस्ट का था, जिसका नाम रूही है। और रूही यहाँ पर पेड्रो को बताती है कि हाल ही में मेरे पास एक मेल आया है। जिस बंदे का मेल आया है वो कह रहा है कि मुझे मेरी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल गया है। आज रात को 11:59 पर मैं उसे मारने वाला हूँ और एक लेटर को रिसेप्शनिस्ट के पास रखूंगा। उसे पढ़कर लोगों को बताना कि मैं गलत नहीं था।
ये सुनने के बाद यहाँ पर पेड्रो को समझ आता है कि ये वो पहला बड़ा केस है जिसे उसे सॉल्व करना है। तब पेड्रो तुरंत ही प्रीतम के पास कॉल कर देता है और उसे ये सारा केस बताता है। वो कहता है कि 3 लोगों की जान जा सकती है, एक इंसान 2 लोगों को मारेगा और बाद में खुद सुसाइड कर लेगा। सुसाइड का नाम सुनते ही प्रीतम को अपने फ्लैशबैक के कुछ दिन याद आने लगते हैं, जिसके बाद हमें कार्लोस नाम के बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक पुलिस वाला है। वो अपने बेटे से मिलता है और कहता है कि अपना ख्याल रखना। कार्लोस वही व्यक्ति है जो कि आज रात अपनी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड को मारने वाला है। जिसके बाद पेड्रो ने यहाँ पर प्रीतम की मदद ली, उसे ऑफिस लेकर आया और प्रीतम को यह सारी बात बताई गई। और अब यहाँ पर रूही से वो मेल मंगाया गया जिसका आईपी एड्रेस चेक किया गया। साथ ही रूही को कार्लोस के पास एक मेल भी भेजने को कहा गया। अगर वो मेल यहाँ पर कार्लोस देख लेता है तो हमें कार्लोस की लोकेशन पता चल जाएगी। तो फाइनली कार्लोस ने यहाँ पर रूही का वो मैसेज देख लिया था और अब यहाँ पर प्रीतम और पेड्रो को कार्लोस की लोकेशन मिल चुकी थी। तब प्रीतम और पेड्रो जो है वो तुरंत ही उस होटल के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ पर कि कार्लोस जो है वो जाने वाला है। कार्लोस रिसेप्शनिस्ट से अपनी पत्नी का रूम नंबर पूछता है और वो उसे ये भी बताता है कि वो एक पुलिस वाला है। जिसके बाद कार्लोस अपनी पत्नी के रूम में जाने लगता है कि तभी पीछे से यहाँ पर प्रीतम और पेड्रो आ जाते हैं और उन्हें पता चल गया है कि कार्लोस जो है वो किस रूम में जा रहा है। तब वो लोग कार्लोस का पीछा करते हैं और फाइनली प्रीतम और पेड्रो को कार्लोस मिल चुका था। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन कार्लोस ने गन तान दी थी और वो इन्हें मार भी सकता है। तभी पेड्रो यहाँ पर अपना कमाल दिखाता है और वो यहाँ कार्लोस से बात करता है कि तू अपने बेटे को क्या जवाब देगा कि तूने अपनी पत्नी को मार दिया। जो बेटा तुझे हीरो मानता है वो तुझे विलन समझने लगेगा। हम आदमी हैं और हमारे साथ ऐसा अक्सर होता आया है और हम पुलिस वाले भी हैं, इसलिए पुलिस वालों की तरह सोच। तब कार्लोस जो है वो अंदर जाता है जहाँ उसकी वाइफ जो है वो किसी दूसरे मर्द के साथ थी। तब कार्लोस यहाँ अपनी पत्नी से कहता है कि अब तू इसी के साथ रहे और अब मेरा बेटा जो है वो मेरे साथ रहेगा। इतना बोलने के बाद कार्लोस वहां से चला जाता है। ये सारा सीन देखने के बाद यहाँ प्रीतम को बहुत अच्छा लगा। वो पेड्रो सर से कहता है कि सर आपने तो कमाल कर दिया, मैं तो आपका फैन हो गया। जिस तरह से आपने कार्लोस को समझाया है ना वो बहुत ही अच्छा था। जिसके बाद जब पेड्रो अपने घर पहुंचा ना तो वहाँ उसकी पत्नी स्टेसी जो है वो बहुत गुस्से में थी क्योंकि आज वो अपने बेटे लियो का जन्मदिन मनाने वाले थे, लेकिन पेड्रो काफी लेट आया है। उनके बीच में झगड़ा होने लगा था। तब पेड्रो बताता है कि हमारा कोई बेटा नहीं है, हमारा बेटा लियो जो है वो कुछ साल पहले मारा जा चुका है। और यहाँ स्टेसी इसका जिम्मेदार जो है वो पेड्रो को ही मान रही थी। उनके बीच में जमकर झगड़ा होता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि यहाँ स्टेसी जो है वो घर छोड़कर जाने लगती है। स्टेसी अब घर छोड़कर जा चुकी थी। पेड्रो से बार बार कॉल लगाने की कोशिश करता लेकिन स्टेसी जो है वो उसका कॉल ही नहीं उठा रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रीतम जो है वो वैक्यूम क्लीनर बेचने का काम करता है और वो बहुत ही कमाल का सेलर है कि तभी उसके पास यहाँ पेड्रो का कॉल आ जाता है और पेड्रो से बताता है कि उसका टेप रिकॉर्डर मिल चुका है। और ये सुनने के बाद प्रीतम जो है वो तुरंत ही पेड्रो के पास जाता है। जब प्रीतम ने यहाँ वो टेप रिकॉर्डर देखा तो वो समझ गया कि ये तो उसके दादाजी का ही है, लेकिन उसके अंदर से जो टेप था वो गायब था। प्रीतम कहता है मुझे टेप रिकॉर्डर से कोई मतलब नहीं है, मुझे वो टेप चाहिए है जिसमें उसकी दादी की वॉइस है, जिसमें दादी ने सॉन्ग गाया है। तब पेड्रो कहता है कि हम जल्द वो भी ढूंढ निकालेंगे। और तभी टीवी पर एक न्यूज आती है और हमें बताया जाता है कि स्पोर्ट मिनिस्टर का बेटा यानी कि विनी जो है वो गायब हो चुका है, उसे किसी ने किडनैप कर लिया है और ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल वाला केस था। स्पोर्ट मिनिस्टर यहाँ काफी दुखी है क्योंकि उनका बेटा अचानक से ही गायब हो गया, जबकि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद उनका बेटा कैसे गायब हो सकता है भला। तभी किडनैपर का कॉल जो है वो यहाँ मिनिस्टर के पास आता है। वो कहता है कि मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए है, अगर 5 करोड़ नहीं मिले तो उनकी बेटे की लाश मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। तब यहाँ से साइबर सेल के सारे ऑफिसर्स को बुलाया जाता है और मिनिस्टर देखता है कि यहाँ पर पेड्रो जो है वो साइबर सेल का हेड है और उन्हें पेड्रो पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि ये केस वो सॉल्व कर सकता है। लेकिन पेड्रो कहता है कि मुझे एक मौका चाहिए। वो यहाँ बॉबी नाम के एक बंदे के बारे में पता करते हैं और तुरंत ही उस बॉबी के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जब बॉबी के पास पहुंचे ना तो मालूम चला कि बॉबी तो आज मर चुका है। यहाँ में मालूम चलता है कि बॉबी दरअसल में कोई लड़का नहीं बल्कि 102 साल की बूढ़ी औरत थी। ये बात जब मिनिस्टर को मालूम चली ना तो वो पेड्रो के ऊपर खूब गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता था ये बंदा जो है वो काम के बिल्कुल लायक है ही नहीं। ये सारी बातें सुनने के बाद पेड्रो को गुस्सा आ जाता है
वो कहता है कि जो इंसान क्राइम ब्रांच में अपना काम कर रहा था, आपने उसे साइबर सेल में डाल दिया। साइबर सेल में मुझे कीवर्ड समझ ही नहीं आते हैं। अल्फाबेट आखिरकार ए से शुरू होना था, वो क्यू से शुरू होता है। मुझे मेरे तरीके से काम करने ही नहीं दिया जाता है। जब शुरुआत में मेरे पास केस आया था तुम्हारे मोबाइल चोरी का, तब मैंने कह दिया था कि मोबाइल फोन जो है वो घर में ही कहीं कोने में है, लेकिन आपको तो मेरी बात माननी ही नहीं थी। जब आपको सब कुछ कंट्रोल करना ही है तो फिर मैं किस लिए हूँ? अगर आप मेरा काम मुझे ठीक ढंग से करने दे तो मैं आपके बेटे बॉबी को किसी भी हालत में ला कर रहूंगा। मेरे पास साइबर सेल का एक ऐसा जीनियस बंदा है जो कि उसे ढूंढ निकालेगा। इतना बोलने के बाद पेड्रो जो है वो गुस्से में बाहर चला जाता है। तभी मिनिस्टर का पीए सांठे जो है वो वापस से पेड्रो के पास जाता है। वो उनसे कहता है कि मिनिस्टर सर आपसे माफी मांग रहे हैं और उन्होंने आपको अंदर आने के लिए कहा है और उस जीनियस को भी बुलाने को कहा है। तब पेड्रो प्रीतम को अपने साथ लेकर जाता है। उसे वो ये सारा केस समझाता है और अब मिनिस्टर के सामने दोनों बताते हैं कि जैसे ही किडनैपर का कॉल आएगा हम 15 मिनट में उसके बारे में पता कर लेंगे कि आखिरकार वो कहाँ मौजूद है। थोड़ी ही देर के बाद उस किडनैपर का कॉल आ जाता है और वो कहता है कि मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए। लेकिन यहाँ पेड्रो जो है वो उसे बात में लगाता है ताकि प्रीतम को थोड़ा टाइम मिल जाए और वो उसकी लोकेशन ढूंढ निकाले। लेकिन यहाँ प्रीतम कहता है कि आजकल किसी भी इंसान से 10 मिनट बात करो या फिर 10 सेकेंड, हमें तो उनके बारे में पता चल ही जाता है। तो यहाँ प्रीतम ने भी उस किडनैपर को ढूंढ निकाला था। वो कहता है कि देखो हमेशा ना किडनैपर 2 मोबाइल फोन का यूज करते हैं, एक पर्सनल और एक वो मोबाइल फोन होता है जिसकी सिम वो हमेशा निकाल कर फेंक देते हैं। लेकिन मैंने ना उस दूसरे मोबाइल फोन मतलब कि पर्सनल मोबाइल के बारे में भी पता कर लिया है और ये भी पता कर लिया है कि आखिरकार वो कहाँ पर मौजूद है। तब पेड्रो के सारे ऑफिसर्स जो है वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि वो बंदा मौजूद है और अब सारे लोग उस पर नजर बना कर रखे थे। उन्हें पता चला है कि 4:30 के आसपास वो बंदा जो है वो खाना लेने के लिए जाता है और यही वो मौका था जब वो लोग उस बंदे के घर में यहाँ बॉबी को ढूंढने के लिए जाएंगे। और यहाँ प्रीतम पेड्रो से कहता है कि मुझे ना बहुत जोर से एक डाउट आ रहा है कि इन सब के पीछे, इन सारी किडनैपिंग के पीछे इसी घर की एक औरत का हाथ है और वो औरत कोई और नहीं बल्कि मिनिस्टर की पत्नी श्रद्धा का हाथ है। श्रद्धा का मोबाइल अगर मिल जाए तो हम उसके बारे में सब कुछ पता कर सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। तभी उन्हें मालूम चला कि श्रद्धा जो है वो एलेक्सा का बहुत यूज करती है। तब उन्होंने एलेक्सा को हैक करने का सोचा लेकिन पासवर्ड मांग रहा था। आखिरकार पासवर्ड क्या डाले ये समझ नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ हमें मालूम चलता है कि श्रद्धा और पेड्रो के ख्यालात बहुत मिलते जुलते हैं क्योंकि उनका पासवर्ड जो है वो 1 2 3 4 5 था। मिनिस्टर की पत्नी श्रद्धा ने एलेक्सा से जितनी भी बातें बोली थी वो सारी बातें अब प्रीतम और पेड्रो के पास थी। उन्हें यहाँ पर मालूम चलता है कि श्रद्धा जो है वो 2 दिन पहले मॉल गई थी। मॉल से बस स्टैंड गई और बस स्टैंड से वो एक कैफे गई थी। इसके बारे में जरूर ड्राइवर को तो पता ही होगा। अब वो ड्राइवर से पूछताछ करने के लिए जाते हैं। ड्राइवर कुछ भी नहीं बता रहा था। तब पेड्रो उसे बुरी तरह से पीटता है और यहाँ ड्राइवर बताता है कि हाँ मैंने मैडम को मॉल लेकर गया था। और उसकी सारी बातें सुनने के बाद उन्हें समझ आ जाता है कि आखिरकार श्रद्धा मैडम ने क्या किया होगा। ड्राइवर बिल्कुल सच बोल रहा है। उन्होंने मैडम को सबसे पहले मॉल लेकर गए, लेकिन मैडम जो है वो मॉल में घुसते ही दूसरे रास्ते से निकलकर बाहर निकल गई और बस से वो एक कैफे की तरफ निकली। और अब यहाँ पर प्रीतम और पेड्रो जो है वो उस कैफे के पास पहुंचे और वहाँ के सीसीटीवी कैमरे को चेक करते हैं। और उस सीसीटीवी कैमरे में चेक करने के बाद उन्हें मालूम चला कि दरअसल में यहाँ पर श्रद्धा मैडम जो है वो एक लड़के के साथ एक रूम में गई थी। लेकिन प्रीतम और पेड्रो को ऐसा लग रहा था कि ये कोई ब्लैकमेलिंग का केस नहीं है बल्कि श्रद्धा मैडम का किसी के साथ अफेयर है। अब क्योंकि 4:30 के आसपास वो किडनैपर जो है वो खाना लेने के लिए जाता है, इसलिए पेड्रो अपनी पूरी टीम के साथ उस किडनैपर के घर के आसपास पहुंच जाता है। जैसे ही वो खाना लेने के लिए जाता है, पेड्रो जो है वो तुरंत ही उसके घर में घुस जाता है और एक आदमी जो है वो यहाँ उस किडनैपर के ऊपर नजर बनाए रखा था कि अगर वो वापस लौटेगा तो तुम्हें उसके बारे में हमें सबसे पहले बताना पड़ेगा। तब पेड्रो जो है वो उसके घर को चेक करने लगता है, लेकिन बॉबी उसे कहीं भी नहीं दिखा था। उससे पहले वो उस किडनैपर के ऊपर हमला भी नहीं कर सकते। अगर हमला किया तो बॉबी फिर उन्हें कभी नहीं मिलेगा। लेकिन तभी पेड्रो के हाथ कुछ ऐसी चीजें लग जाती है जिसे देखकर वो हैरान रह चुके थे। उस किडनैपर के घर पर किडनैपर और श्रद्धा मैडम की कुछ प्राइवेट तस्वीरें मिल जाती है। तो पेड्रो सबसे पहले उन सारी फोटोज की फोटोज क्लिक करता है और उन्हें अपने पास रख लेता है कि तभी हमें मालूम चलता है कि वो किडनैपर जो है वो घर वापस आ चुका है और पेड्रो अभी तक घर से बाहर नहीं निकला था। लेकिन जैसे तैसे पेड्रो जो है वो वहां से निकलने में कामयाब हो चुका था
और अब पेड्रो को किसी भी हालत में श्रद्धा मैडम से बात करनी है, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि इस किडनैपिंग के पीछे श्रद्धा मैडम का ही हाथ है। तब पेड्रो श्रद्धा मैडम से बात करने के लिए पहुंच जाता है और यहाँ पेड्रो का पहला सवाल यही था कि आखिरकार तुमने अपने बेटे की किडनैपिंग क्यों कराई, और साथ ही वो किडनैपर के साथ श्रद्धा मैडम की वो फोटोज भी दिखा देता है। तब श्रद्धा मैडम कहती है कि जो तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये किडनैपिंग मैंने नहीं कराई है, वो बस ब्लैकमेल का शिकार हुई है। वो बंदा जो है वो दरअसल में मेरा बॉयफ्रेंड था। वो आदमी जो है वो एक बुकी है और मेरे पति जो है वो स्पोर्ट मिनिस्टर है। अगर ये बात बाहर लीक होती है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये बंदा मतलब कि लोबो जो है वो 7 सालों के बाद जेल से बाहर लौटा है और मुझे उससे मिलना पड़ा। अगर मैं उससे नहीं मिलती तो वो सारा काम खराब कर देता। जब मैं उससे मिली तो लोबो ने मुझसे कहा कि मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन यहाँ श्रद्धा ने उसे बताया कि इतनी बड़ी रकम वो उसे नहीं दे सकती है। तब लोबो ने कहा कि अगर वो 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था नहीं करती है तो मैं इन सारी फोटोज को वायरल कर दूंगा। और अब लोबो उसे एक छोटी सी प्लानिंग भी बताता है कि तुम्हारा पति इस तरह तो 5 करोड़ रुपए नहीं देगा, लेकिन अगर तुम अपने बेटे की किडनैपिंग करा दो तो तुम्हारा पति जो है वो 5 करोड़ रुपए खुशी खुशी दे देगा। तब श्रद्धा बताती है कि प्लानिंग तो यही थी, लेकिन जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका बेटा जो है वो गायब है और अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार आगे करना क्या है, क्योंकि इस किडनैपिंग में उसका कोई भी हाथ नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं मार्टिन नाम के एक जीनियस हैकर को, जो कि एक मॉल आया है और यहाँ वो किसी के आने का इंतजार कर रहा है। थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर एक मंत्री आता है और मार्टिन उस मंत्री के मोबाइल से OTP लेना चाहता है ताकि वो उसके जीमेल को फॉरगेट करके उसका जीमेल का एक्सेस ले सके। थोड़ी देर के बाद वो मंत्री आ जाता है और यहाँ मार्टिन एक बहुत ही अच्छी चाल चलता है। वो मंत्री के पास जाता है और कहता है कि मेरा मोबाइल फोन जो है वो स्विच ऑफ है और मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया है, इसलिए मुझे जरूरी कॉल करना है। लेकिन इसी बहाने यहाँ मार्टिन ने उस मंत्री के मोबाइल से OTP ले लिया। OTP मिलने के बाद उसने उसके जीमेल को एक्सेस कर लिया और बदले में मार्टिन को ढेर सारा पैसा मिल गया, क्योंकि उसने ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी इंसान को बेच दी है। आगे हम देखते हैं कि मार्टिन जो है वो एक कैफे में बैठा हुआ था कि तभी वो लोबो के पास कॉल करता है। वो लोबो को बताता है कि बस आज तू ना अरेस्ट होने वाला है, क्योंकि पुलिस जो है वो तेरे घर के आसपास मौजूद है। वो जल्द ही तुझे अरेस्ट कर लेगी, लेकिन अगर मैं जो कहूँगा अगर तू वो कर लेगा तो तू कभी अरेस्ट नहीं हो पाएगा। तुझे तुरंत ही मिनिस्टर के पास कॉल लगाना होगा और उनसे कहना पड़ेगा कि जितने भी पुलिस वाले मेरे घर के आसपास दिख रहे हैं उन्हें यहाँ से हटा दो, वरना मैं बॉबी को मार दूंगा। तब लोबो ऐसा ही करता है। वो मिनिस्टर के पास कॉल लगाकर जो भी कुछ मार्टिन ने कहा है वो सारी बातें बोल देता है। तब मिनिस्टर उसके घर के पास से सारे के सारे हवलदार को हटा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जयंत कांस्टेबल ने यहाँ पर टेप रिकॉर्डर का वो टेप ढूंढ लिया था। प्रीतम उस टेप को देखकर बहुत खुश हो गया था, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही जरूरी था। लेकिन जब उस टेप को सुना जाता है तो मालूम चलता है कि इसमें दादी की कोई भी वॉइस या फिर कोई भी सॉन्ग नहीं है, बल्कि इसमें तो एक भोजपुरी सॉन्ग है। ये सुनने के बाद पेड्रो प्रीतम से कहता है कि तू चिंता मत कर, हम वो टेप जरूर ढूंढ लेंगे या फिर वही सॉन्ग हम किसी और से रिकॉर्ड करवा लेंगे। लेकिन प्रीतम कहता है कि वो सॉन्ग किसी को भी नहीं आता है। जिसके बाद प्रीतम पेड्रो फिर से मिनिस्टर के घर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जो भी ये सारी चीजें कर रहा है वो एक कमाल का हैकर है और उसने तुम्हारे पूरे के पूरे घर को अच्छे से जानता है और उसे तुम्हारे घर के ब्लूप्रिंट के बारे में भी बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि इतनी आसानी से कोई भी बच्चा किडनैप नहीं हो सकता है। इसलिए वो लोग बॉबी के लैपटॉप को चेक करना चाहते हैं, लेकिन पासवर्ड उन्हें नहीं पता था और ये पासवर्ड तो बॉबी का बेस्ट फ्रेंड ही बता सकता है। तब उसके बेस्ट फ्रेंड को घर बुलाया जाता है, उसे खाना खिलाया जाता है और उससे पूछा जाता है, लेकिन उस बच्चे में बहुत एटीट्यूड था। ये एटीट्यूड देखकर पेड्रो को गुस्सा आ जाता है और उसका गुस्सा देखने के बाद वो बच्चा जो है वो पासवर्ड बताने के लिए राजी हो जाता है। जब यहाँ पर बॉबी का लैपटॉप खोला गया तब यहाँ मालूम चला कि दरअसल में वो ब्लू व्हेल गेम खेला करता था। प्रीतम इस खेल के बारे में सबको बताता है कि ये एक ऐसा खेल है जिसमें बच्चों को टास्क मिलते हैं। पहले छोटे छोटे टास्क मिलते हैं, फिर बड़े टास्क मिलते हैं। शुरुआत में घर की चोरी से शुरुआत होती है, फिर पड़ोसी के घर चोरी और फिर आखिर में सबसे बड़ा टास्क होता है खुद को खत्म करना। ये सारी बातें सुनने के बाद
यहाँ पर पेड्रो को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि उसका बेटा भी इसी तरह से खत्म हुआ था। पेड्रो के बेटे लियो ने कुएं में कूदकर खुद की जान ले ली थी और यही सारी बातें अब पेड्रो को याद आ चुकी थी। आगे हम देखते हैं कि प्रीतम जो है वो बॉबी के ब्लू व्हेल गेम को ओपन करता है और उसमें सारे टास्क को देखता है। जब बॉबी के टास्क देखे गए तो हमें समझ आ जाता है कि बॉबी इस खेल के लिए काफी ज्यादा सिंसियर था और बॉबी सिर्फ यही खेल खेला करता था, बाकी सारे गेम उसने डिलीट कर दिए थे। अब यहाँ पर प्रीतम, पेड्रो और सभी लोगों को समझ आ गया था कि इसी खेल की वजह से यहाँ पर बॉबी जो है वो किडनैप हो पाया है। और तभी लैपटॉप से एक आवाज बाहर निकल कर आती है जो कि मार्टिन की थी। मार्टिन कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें सुन नहीं रहा हूँ बल्कि मैं तुम्हें साफ साफ देख भी पा रहा हूँ। और ये सुनने के बाद घर का हर एक इंसान जो है वो पूरी तरह से डर गया था। और अब प्रीतम भी एक जीनियस है, इसलिए उसने सोचा कि आखिरकार ये हमें देख तो नहीं सकता है। वो समझ गया है कि इसके पास जरूर घर का ब्लूप्रिंट है और उसी के द्वारा ये पता कर रहा है कि आखिरकार कौन कहाँ पर मौजूद है। तो प्रीतम यहाँ सभी को बता देता है कि टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसके पास घर का ब्लूप्रिंट है, इसके पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे कि ये एक्सेस करके पता लगा सके कि आखिरकार कौन कहाँ पर मौजूद है। और जब मार्टिन ने यहाँ पर प्रीतम से कहा कि हम जल्द ही मिलते हैं कबीर, इतना बोलने के बाद प्रीतम हैरान रह चुका था। वो तुरंत ही अपने घर पहुंचा और अपने दादाजी से बोला कि हमें आज रात की रात यहाँ से निकलना है। वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था कि तभी उसके घर पर एक छोटा सा गिफ्ट आता है जिसमें एक पेन ड्राइव था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पेड्रो जो है जब अपने घर पहुंचा तो उसने अपने बेटे लियो के लैपटॉप को चेक किया। लैपटॉप को चेक करने के बाद उसने देखा कि उसके लैपटॉप में ब्लू व्हेल गेम है और वो समझ गया कि इसी गेम की वजह से उसके बेटे लियो की भी जान गई है। तब पेड्रो जो है वो यहाँ पर बहुत रोता है। प्रीतम ने जब पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाया तो उसके पास एक वीडियो आया और इस वीडियो में मार्टिन ने कहा था कि मैं तुझे 3 साल से ढूंढ रहा हूँ और अब जब मेरी खोज खत्म हो गई है तो अब ये खेल यहीं से स्टार्ट होगा। सबसे पहले तुझे ना एक हॉस्पिटल जाना है और वहाँ 204 नंबर रूम में जाना है, वहाँ मुझे तुझसे किसी को मिलवाना है। तो वही पेड्रो को कबीर नाम सुनते ही समझ आ गया था कि प्रीतम जो है वो कुछ न कुछ छिपा रहा है, इसलिए उसकी लोकेशन को ट्रैक की जाती है और बताया जाता है कि ये हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ प्रीतम जो है वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था, जिसके बाद वो 204 नंबर रूम में जाता है जहाँ एक साइकाइट्रिक वार्ड था और उसी वार्ड के अंदर मिसेस फोंसिका नाम की एक औरत थी जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। और उन्हें देखने के बाद यहाँ पर प्रीतम जो है वो बहुत रोता है। वो रोते हुए बाहर निकलता है और जैसे ही वो बाहर निकला ना तो बाहर अब यहाँ पर पेड्रो भी आ चुका था। पेड्रो समझ गया है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और वो जानना चाहता है कि आखिरकार प्रीतम ने क्या किया है। तब प्रीतम बताता है कि मैंने एक मर्डर किया है। अब प्रीतम अपनी पूरी कहानी बताने लगता है और कहानी 3 साल पीछे शिफ्ट हो जाती है जहां पर कि हमें बताया जाता है कि जिस कॉलेज में वो पढ़ा करता था उसी कॉलेज में एक प्रोफेसर है जिनका नाम फोंसेका है और फोंसेका बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर 1 मिनट भी उनकी क्लास में कोई लेट हो जाए ना तो वो उन्हें बहुत ही ज्यादा सुनाते हैं और पनिशमेंट भी देते हैं। लेकिन यहाँ प्रीतम जो है वो पूरे 10 मिनट लेट हो गया था। इसी वजह से सर फोंसेका जो है वो उसे बहुत चिल्लाते हैं और उसकी बहुत बेइज्जती कर देते हैं। ये सुनने के बाद प्रीतम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो प्रोफेसर फोंसेका को उल्टी सीधी बातें बोल देता है और यहाँ से भाग निकलता है। लेकिन कॉलेज में जो बेइज्जती हुई है ना उसे यहाँ पर प्रीतम नहीं भूल पाया था। वो रात भर अपने लैपटॉप में लगा रहा और आखिरकार उसने प्रोफेसर फोंसेका का जीमेल जो है वो हैक कर लिया था। हैक करने के बाद कुछ फोटोज अब प्रीतम के पास लग चुकी थी। यहाँ प्रीतम को मालूम चला है कि सर फोंसेका का विदेश में अफेयर था और वो अक्सर विदेश जाया करते थे। तब प्रीतम ने सारी की सारी फोटोज को वायरल कर दी थी। हर एक इंसान के पास ये सारी फोटोज पहुंच चुकी थी, यहाँ तक कि मिसेस फोंसेका के पास भी पहुंच चुकी थी। अब जब सर फोंसेका कॉलेज आते हैं तो सभी लोग उन्हें देखकर हंस रहे थे और उनका मजाक बना रहे थे। जब ये सारी बातें फोंसेका सर को मालूम चली तो वो अपना मुंह दिखाने लायक नहीं थे। तब उन्होंने डिसीजन लिया और लाइट हाउस पर जाकर वहां से वो कूद गए थे और खुद की जान ले ली थी। ये सारी बातें प्रीतम जो है वो पेड्रो को बता रहा था। साथ ही वो उनसे कहता है कि मेरी वजह से ही उन सभी लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है और अब मार्टिन जो है वो उनका बेटा है और वो बदला लेने के लिए आया है। लेकिन पेड्रो कहता है कि वो तेरा बचपना था, उसमें तेरी कोई भी गलती नहीं थी, तुझे पछतावा हो गया है, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब सब कुछ सुधारने का टाइम है। अभी जो कुछ चल रहा है हमें वो सुधारना है। मेरे बेटे लियो की जान भी ब्लू व्हेल की वजह से ही गई थी, लेकिन अब हमें बॉबी को किसी भी हालत में बचाना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्टिन फिर से यहाँ पर मिनिस्टर के घर पर कॉल लगाता है।
वो उनसे कहता है कि उसे 5 करोड़ रुपए जल्द से जल्द चाहिए, वरना वो बॉबी के साथ कुछ भी उल्टा सीधा कर सकता है। हाल ही में उसने एक फोटो भेजी है बॉबी की, और उस फोटो में बॉबी की मिडिल फिंगर नहीं थी। ये मिडिल फिंगर यहाँ मार्टिन ने काट दी थी। इसे देखकर घर का हर एक इंसान डर जाता है और अब वो 5 करोड़ रुपए देने के लिए मान गए थे। मार्टिन ने यह भी कहा है कि ये 5 करोड़ रुपए प्रीतम के हाथ भिजाए और वो अकेला रहेगा, लेकिन प्रीतम चाहता है कि उसकी लोकेशन उन्हें मिल जाए। इसी वजह से वो एक मोबाइल फोन को नोट की गड्डी के पीछे छिपा देता है और थोड़ी देर के बाद उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पर कि मार्टिन ने बुलाया है। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर मार्टिन आ जाता है। मार्टिन के अंदर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। जैसे ही यहाँ प्रीतम उसके सामने आया ना, तो मार्टिन ने उसे बहुत ही बेरहमी से पीटा और कहा कि तू इसी लायक है, क्योंकि तूने जो मेरे साथ किया है उसकी माफी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी तुझे। मार्टिन उससे कहता है कि अब मेरी बात सुन, तुझे क्या करना है। जिस लाइट हाउस से मेरे पिता ने खुद की जान ली है, उसी लाइट हाउस से तू भी उसी वक्त पर खुद की जान लेगा, वरना मैं बॉबी को मार दूंगा। मतलब कि बॉबी या फिर तुझ में से तुझे किसी एक को चूज करना है। तेरे पास सिर्फ 10 घंटे हैं। और अब यहाँ मार्टिन प्रीतम के मोबाइल से पेड्रो को मैसेज कर देता है कि बॉबी मिल गया है और वो उसे लेकर आ रहा है। तभी यहाँ पर प्रीतम की लोकेशन को ट्रैक किया जाता है तो पता चलता है कि प्रीतम जो है वो मिनिस्टर के घर की तरफ ही आ रहा है। लेकिन यहाँ ना तो प्रीतम पहुंचा और ना ही मिनिस्टर का बेटा बॉबी। यहाँ पर सिर्फ एक कार पहुंची थी और उसी कार में एक मोबाइल फोन रखा हुआ था जो कि प्रीतम था। अब जब प्रीतम को होश आया तो वो वापस पेड्रो के पास आया। उन्होंने अब फिर से मार्टिन को ढूंढना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि साठे का मोबाइल अभी भी उसी बैग में मौजूद था, नोट की गड्डी के बीचों बीच। अब यहाँ इन लोगों को मालूम चलता है कि मार्टिन जो है वो वर्किंग हॉस्टल गया हुआ है। तब यहाँ पेड्रो की पूरी टीम जो है वो वर्किंग हॉस्टल पहुंच जाती है। अब क्योंकि प्रीतम ने साठे के मोबाइल को ऑटो रिकॉलिंग पर लगाया था, जिसका मतलब ये है कि अगर वो उसे कॉल लगाएगा तो 2 रिंग के बाद अपने आप उसका मोबाइल फोन उठ जाएगा। अब वो हर एक कमरा तो चेक नहीं करने वाले थे, लेकिन वो हॉस्टल के हर एक रूम के बाहर घूमने वाले थे और वहाँ कोई भी गाना गाने वाले थे। और ये सारी आवाज जो है वो साठे के मोबाइल से प्रीतम के पास तक पहुंच जाएगी। इसलिए पेड्रो की पूरी टीम यहाँ पर गाना गाने लगती है और यहाँ पर उन्हें मालूम चल गया था कि आखिरकार साठे का मोबाइल किस रूम में है। जब वो उस रूम में पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि यहाँ पर मार्टिन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर साठे का मोबाइल रखा हुआ है। मतलब कि मार्टिन जो है वो प्लानिंग में इन सभी लोगों से भी बहुत ही ज्यादा आगे है। और अब वो बताता है कि 4 घंटे बचे हैं। साथ ही यहाँ कांस्टेबल जयंत को मालूम चलता है कि हॉस्टल के ही एक आदमी की कार चोरी हो चुकी है, लेकिन उसे भी अभी भी पकड़ा जा सकता है। जब वो पास ही के टोल टैक्स से निकलेगा तो फास्टैग के द्वारा उसे पकड़ा जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले मैसेज तुम्हारे पास ही आएगा। तो ऐसा ही होता है। टोल टैक्स से निकलने के बाद सबसे पहले मैसेज जो है वो उस बंदे के पास पहुंच जाता है और अब वो लोग उसका पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पर कि उस बंदे की कार चोरी हुई थी। कार तो मिल चुकी है, लेकिन यहाँ पर मार्टिन दूर दूर तक कहीं भी मौजूद नहीं था। तब प्रीतम ने टोल टैक्स के पास वाले टावर सिग्नल को हैक कर लिया और वहां से उसने मार्टिन के नंबर के बारे में पता कर लिया। अब उन्हें मार्टिन की लोकेशन के बारे में पता था, जो कि एक बस से कहीं जा रहा था। तब यहाँ मार्टिन और प्रीतम जो है वो तुरंत ही उस बस का पीछा करते हैं और जब वो उस बस के अंदर घुसते हैं तो मालूम चला कि अंदर मार्टिन तो नहीं है, लेकिन उसका मोबाइल है, जो कि एक बूढ़ी दादी के पास था। वहाँ उन्होंने देखा कि बॉबी की अब 2 उंगलियां काट दी गई है और उसे बताया गया कि अब उसके पास सिर्फ 2 घंटे ही बचे हैं। पेड्रो यहाँ अपना दिमाग चलाता है। वो सोचता है कि आखिरकार मार्टिन को हमारी सारी चाल के बारे में मार्टिन को इतने पहले कैसे पता चल जाता है। तभी पेड्रो की नजर पड़ती है प्रीतम के हाथ में बंधी घड़ी पर, और ये घड़ी मार्टिन ने ही प्रीतम के हाथ में बांधी थी ताकि वो लाइट हाउस पहुंचने में देरी ना करे और टाइम पर वहां पहुंच जाए। तब वो उसकी घड़ी को उतार कर दूर रखते हैं और पेड्रो कहता है कि इसी घड़ी की वजह से मार्टिन हमें फॉलो कर रहा है और हमारी चाल के बारे में उसे पहले ही पता चल जाता है। अब हमें उसके दिमाग से थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर वो घड़ी फिर से पहन लेते हैं। अब क्योंकि इस घड़ी में माइक्रोफोन फिट था, इसलिए यहाँ पर पेड्रो एक चालाकी करता है और वो ऐसे बात करते हैं जैसे यहाँ पर प्रीतम जो है वो सचमुच ही लाइट हाउस जाने वाला है और वहाँ से कूदने वाला है, और पेड्रो उसके साथी जो है वो यहीं पर रुकने वाले हैं और वो प्रीतम का कोई भी साथ नहीं देंगे। अब प्रीतम जो है वो लाइट हाउस की तरफ निकल पड़ता है और इस घड़ी को
वो दूर रख देता है। अब जब प्रीतम लाइट हाउस की तरफ जा रहा था तभी पेड्रो से कहता है कि मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाल ही में मार्टिन ने जो बॉबी की फोटो भेजी है वो राइट हैंड की फोटो थी। दोनों उंगलियां गायब है लेकिन अंगूठे के पास जलने का निशान नहीं था। मतलब कि ये फोटो फेक है और बॉबी को उसने कोई भी हार्म नहीं पहुंचाया है। और ये भी हो सकता है कि घर से बॉबी बाहर निकला ही ना हो सकता है बॉबी अपना टास्क कंप्लीट कर रहा हो और घर में ही वो एक ऐसी जगह पर छिपा हो जिसके बारे में किसी को भी ना पता हो। तब यहाँ पर प्रीतम कहता है कि हमें घर को अच्छे से चेक करवाना चाहिए और उसे डाउट जा रहा है पानी की टंकी पर, क्योंकि बहुत दिनों से बॉबी जो है वो खाना इकट्ठा कर रहा था, ऑक्सीजन इकट्ठी कर रहा था ताकि वो एक ऐसी जगह पर छिप सके जहां उसे कुछ भी ना हो। पेड्रो ने अपना दिमाग चला लिया था। तो वहीं प्रीतम जो है वो लाइट हाउस तक पहुंच चुका था लेकिन वहां पहले से ही मार्टिन उसका इंतजार कर रहा था। और अब मार्टिन जो है वो पेड्रो को बुरी तरह से पीटने लगता है और तो और वो उसे लाइट हाउस से नीचे फेंकना चाहता था। यहाँ पर उनके बीच में जमकर लड़ाई होती है। दूसरी तरफ पेड्रो ने मिनिस्टर के घर पर बैठे कांस्टेबल तावड़े के पास कॉल लगाया और उसे कहा कि वो छत पर जाकर पानी की टंकी को चेक कर आए, क्योंकि उसी में यहाँ तुम्हें बॉबी मिलेगा। जब उन्होंने चेक किया तो वहाँ सचमुच ही बॉबी था। उसके पास खाना था, ऑक्सीजन थी, सारी चीजें थी। बॉबी के मिलने के बाद पेड्रो भी लाइट हाउस गया। वहाँ उसने देखा कि फाइट चल रही है लेकिन तभी पेड्रो ने मार्टिन के ऊपर गन तान दी थी। प्रीतम कहता है कि ये वो बंदा है ही नहीं, ये मार्टिन है ही नहीं। मैंने जब इसे देखा तो मैंने इसे मारना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन ये तो कोई अनजान शख्स लग रहा है। ये बात तो पेड्रो को भी मालूम है कि यही मार्टिन है, लेकिन पेड्रो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार प्रीतम जो है वो मार्टिन को क्यों छोड़ना चाह रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं ब्लैक मिलर लोबो को, जो कि मिनिस्टर की पत्नी श्रद्धा के पास कॉल करता है। वो उससे कहता है कि बेटा मिल गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू सेफ है। अभी भी तुझे 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, वरना वो सारी फोटोज को वायरल कर देगा। ये सुनकर श्रद्धा पूरी तरह से डर जाती है और वो तुरंत ही प्रीतम और पेड्रो के पास कॉल करती है। प्रीतम पेड्रो को बताया जाता है कि उनके पास फोटोज है, लेकिन पेड्रो और प्रीतम के दिमाग में एक आइडिया चल रहा था, क्योंकि रूही नाम की जर्नलिस्ट जो है वो उनकी बहुत ही अच्छी दोस्त है। तो वहीं पेड्रो यहाँ पर प्रीतम से कहता है कि सर मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, और वो एक यहाँ पर पेड्रो सर की वीडियो बनाता है जिसमें कि पेड्रो को वो गाना गाना था जो कि दादी गाया करती थी। ये दरअसल में एक माफी वाला सॉन्ग था। यहाँ पर प्रीतम पेड्रो की वीडियो बनाता है और इस वीडियो को प्रीतम ने पेड्रो के मोबाइल से ही स्टेसी को भेज दिया था। जिसके बाद प्रीतम और पेड्रो पहुंचते हैं मिनिस्टर के घर पर, जहां बहुत सारी भीड़ थी और मिनिस्टर साहब जो है वो मीडिया के सामने सभी को बता रहे थे कि उनका बेटा घर वापस आ गया है। मिनिस्टर साहब ने यहाँ पर प्रीतम और पेड्रो को क्रेडिट नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने डीआईजी सर को क्रेडिट दिया और तो और कांस्टेबल तावड़े को क्रेडिट दिया। और तावड़े ने भी ये नहीं बताया कि मुझे पेड्रो सर ने ही बताया था। तावड़े ने ये बताया कि उसका दिमाग चला और इस तरह से उसने केस सॉल्व कर दिया। ये सारी चीजें यहाँ पर प्रीतम और पेड्रो को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जिसके बाद श्रद्धा ने प्रीतम और पेड्रो के पास एक बार फिर से कॉल किया। उनसे कहा कि वो ब्लैकमेलर मतलब कि लोबो जो है वो उसे परेशान कर रहा है, वो जल्द ही उन फोटोज को लीक कर देगा। तब यहाँ पर प्रीतम पेड्रो कहते हैं कि चलो इस मामले को यहीं खत्म करते हैं, बस आज रात रुक जाओ, जिस सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब रूही जो है वो अपने चैनल पर बताती है कि मिनिस्टर की पत्नी मतलब कि श्रद्धा की कुछ फोटोज वायरल हो रही है और वो यहाँ पर उनकी फोटोज को सबके सामने रख देती है और बताया जाता है कि श्रद्धा और बीरन सहवाग जो है वो मालदीव गए थे। ये न्यूज जब बाहर निकली तो सभी लोग हैरान रह चुके थे। श्रद्धा भी ये न्यूज देख रही थी और उसका पति यानी कि मिनिस्टर भी ये न्यूज देख रहा था। तभी टीवी पर ही बीरेंद्र सहवाग आता है और वो कहता है कि मैं किसी श्रद्धा को नहीं जानता हूँ और वो मालदीव कभी गया ही नहीं, चाहो तो मेरा पासपोर्ट चेक कर लो। अब रूही यहाँ पर एक और फोटो को दिखाते हुए कहती है कि अब हमें श्रद्धा के साथ संजय दत्त दिखाई दे रहे हैं। संजय दत्त को भी लाइन पे लिया जाता है। संजय दत्त बताते हैं कि वो मालदीव गए बहुत बार है, लेकिन वो ऐसी किसी लड़की के साथ नहीं गए हैं। ये देखने के बाद श्रद्धा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और अब तीसरी फोटो आती है, जिस फोटो में श्रद्धा के साथ तीसरा बंदा मतलब कि लोबो था और ये फोटो एकदम रियल थी। लेकिन अब दुनिया वालों को ऐसा लग रहा था कि ये सारी फोटो जो है वो फेक तरीके से बनाई गई है और अब अगर लोबो इन सारी फोटोज को वायरल कर भी देता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेशनल टीवी पर इसे फेक बताया गया है। आगे हम देखते हैं कि पेड्रो जो है वो अपनी पूरी टीम को लेकर अब यहाँ लोबो के घर जाता है और उसे अरेस्ट कर लेता है। और तभी प्रीतम के पास श्रद्धा का कॉल आता है। श्रद्धा उसे थैंक यू कहती है और कहती है कि अगर ये सारी चीजें क्लियर नहीं होती तो शायद वो खुद को खत्म कर लेती। तभी यहाँ पर प्रीतम कहता है
कि मुझे एक छोटी सी मदद चाहिए। आप जब भी वैक्यूम क्लीनर खरीदो ना तो हमेशा मुझसे ही खरीदना, मुझे थोड़ा सा कमीशन मिल जाएगा। जब वो यहाँ से जाने लगे थे कि तभी पेड्रो के पास उसकी वाइफ स्टेसी का कॉल आता है और यहाँ पेड्रो जो है वो स्टेसी से बात करता है। स्टेसी को इन सारी न्यूज के बारे में पता चल गया था और यहाँ पेड्रो ने किस तरह से मेहनत की है ये सारी खबर भी स्टेसी तक पहुंच चुकी थी। दरअसल में ये सारी खबर स्टेसी को यहाँ प्रीतम ने दी थी और वो माफी वाला वीडियो देखकर तो स्टेसी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। स्टेसी बताती है कि तुम ये सॉन्ग बहुत ही गलत गा रहे थे, जिस तरह से हमारी टीचर ने ये सॉन्ग सिखाया था वैसा तुम नहीं गा रहे थे। तब यहाँ पर ये सॉन्ग जो है वो यहाँ स्टेसी गाती है और मालूम चलता है कि स्टेसी और पेड्रो की जो टीचर थी ना, म्यूजिक टीचर, वो कोई और नहीं बल्कि मिसेस साहनी थी जो कि प्रीतम की दादी है। और अब यहाँ पर वो बहुत ही अच्छा सॉन्ग गाती है। ये देखकर यहाँ पर प्रीतम खुश हो जाता है क्योंकि ये वही सॉन्ग था जो कि दादाजी अक्सर सुना करते थे। जिसके बाद हम देखते हैं मार्टिन को जो कि अपने पिता के कॉफिन के सामने बैठा हुआ था और वो यहाँ पर श्रद्धा के पास कॉल करता है और वो उनसे कहता है कि वो उसके 5 करोड़ रुपए लौटा रहा है और ये बात प्रीतम को जरूर बता देना। अब अगले सीन में हम देखते हैं प्रीतम को जो कि खुशी खुशी अपने घर जाता है, अपने दादाजी से मिलता है और उनके सामने एक म्यूजिक प्ले करता है और ये सॉन्ग वही था जो कि अक्सर दादाजी सुना करते थे, लेकिन इस बार ये सॉन्ग स्टेसी की आवाज में था। लेकिन दादाजी को ये सॉन्ग बहुत पसंद है इसलिए उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि पेड्रो जो है वो अभी भी साइबर सेल में है। तभी यहाँ पर एक बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर आती है और वो यहाँ पेड्रो से कहती है कि एक चोरी हो चुकी है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पेड्रो को वो बताती है कि मेरे दरअसल में कुछ फॉलोवर्स चोरी हो गए हैं जिन्हें तुम्हें वापस लाना है। ये सुनकर पेड्रो हैरान था। वो तुरंत ही प्रीतम के पास कॉल करता है और वो कहता है कि तुझे कुछ देर बाद मेरी एक कंफ्यूज डेड बॉडी मिलेगी। अगर तूने मेरा ट्रांसफर क्राइम ब्रांच में नहीं करवाया ना तो मैं ना मर जाऊंगा। वैसे भी मेरी जीने की इच्छा ना धीरे धीरे खत्म होने लगी है। मुझे इन सब चीजों से बचा ले वरना मेरा तो यहीं पर खेल खत्म होने वाला है। इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। उससे पहले आप इस वेब सीरीज को रेटिंग जरूर दीजिएगा कि 10 में से आप इस फिल्म को कितनी रेटिंग देना चाहेंगे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।